वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए राष्ट्र के नाम संबोधन को बीजेपी गरीबनाथ नगर मंडल के नेताओं ने वरिष्ठ बीजेपी नेता पवन दुबे के आवास पर सुना। संबोधन के बाद बीजेपी जिला प्रवक्ता प्रभात कुमार ने पीएम द्वारा किए जाए कार्यों को गिनवाया और उसकी तारीफें की। नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए राष्ट्र के नाम संबोधन में हम सब गरीबनाथ नगर मंडल के कार्यकर्ता वरिष्ठ भाजपा नेता पवन दुबे जी के आवास पर उनके संबोधन को सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर तक देश के 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त अनाज की घोषणा की। साथ ही 21 जून विश्व योग दिवस के दिन से पूरे भारतवर्ष में 18+ को मुफ्त वैक्सीनेशन की भी घोषणा की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश में अभी 7 वैक्सीन कंपनियां काम कर रही हैं और 2 वैक्सीन बच्चों के लिए भी ट्रायल हो रहे हैं। इसी बीच रुक करते एक बड़ी खबर आपको बता दें सीधा पटना से है, जहां पर लॉकडाउन में छूट पर महामंथन होगा। सुबह 11 बजे से क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक शुरू हो चुकी है। लॉकडाउन की कुछ शर्तों को हटाने पर चर्चा होनी है। आपको बता दें सीएम नीतीश कुमार खुद इस बैठक में शामिल होंगे, वहीं डिप्टी सीएम समेत बड़े अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी पटना से, जहां पर लॉकडाउन में छूट पर महामंथन है। सुबह 11 बजे से बैठक शुरू हो चुकी है। लॉकडाउन की कुछ शर्तों को हटाने पर चर्चा हो रही है। सीएम नीतीश कुमार बैठक में शामिल होंगे, वहीं डिप्टी सीएम समेत कई अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी पटना से, जहां पर लॉकडाउन में छूट पर महामंथन होगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार गौतम, सबसे पहले अपडेट दीजिए, क्या बैठक जो 11 बजे से शुरू होने वाली थी, क्या वो हो चुकी है शुरू? देखिए नुपुर, इस बैठक को लेकर के हाई लेवल मीटिंग है और इस मीटिंग को लेकर के तमाम जो अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचने लगे हैं, जहां पर ये बैठक है। और इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो जहां भी पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में भाग लेंगे और बैठक लगभग शुरू हो गई है। और इस बैठक के साथ ही ये फैसला लिया जाएगा कि बिहार में लॉकडाउन पर अब आगे क्या निर्णय लिए जा सकते हैं। यानी कि इस वक्त की बड़ी खबर है राजधानी पटना से, जहां मुख्यमंत्री अब ये थोड़ी देर में फैसला लेंगे कि आखिर बिहार में लॉकडाउन पर फैसला क्या लिया जा सकता है। लॉकडाउन 4 अभी लागू है वर्तमान में और चर्चा है कि और अधिक रियायतों के साथ, यानी कि छूट के साथ लॉकडाउन को 1 और सप्ताह के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और इस बैठक के बाद जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जो बैठक है, इस बैठक के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। और हर बार की तरह इस बार भी कयास इस बात पे लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ट्वीट के जरिए ये सूचना खुद देंगे। और आपने देखा कि लॉकडाउन 4 है, 1, 2, 3 और 4 के फेज में खुद मुख्यमंत्री ने पहल की थी और इसकी शुरुआत, लॉकडाउन की शुरुआत की। उसके बाद कुछ रियायतें दी गई। लॉकडाउन 4 में सरकार ने व्यावसायिक दृष्टिकोण से काफी रियायतें दी है और आगे भी इसमें कई एक तरीके की रियायतें या छूट संभव है। 8 जून के बाद दुकानों के खुलने का समय सीमा जो है वो और भी बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जो 2 बजे तक अभी खुलते हैं। शामिल होने के लिए अभी तक कौन कौन पहुंच चुका है? देखिए, इस बैठक में मुख्यमंत्री खुद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, मुख्य सचिव हैं, तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा जो अलग अलग जिले के जो डीएम हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं। आप एनडीआरएफ की तरफ से जो अधिकारी हैं वो हैं, प्रधान सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरे अधिकारी और काफिलों के बीच का ये मीटिंग है। और जब ये क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जो बैठक होती है तो उसमें तमाम छोटी छोटी पहलुओं पर अधिकारी डिस्कस करते हैं कि आखिर किस राज्य में या किस जिले में, किस जिले में अभी तक के जो आंकड़े हैं उसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मंगल पांडे रहेंगे, 2 उप मुख्यमंत्री भी रहेंगे, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। तो कहीं ना कहीं ये आपसे इस बैठक को लेकर हम अपडेट लेते रहेंगे।
तो सुबह 11 बजे से क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक शुरू हो चुकी है। बिहार में लॉकडाउन में छूट पर महामंथन है। सीएम नीतीश कुमार खुद इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। डिप्टी सीएम समेत वरीय अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। निःशुल्क टीका की व्यवस्था करने को लेकर झारखंड प्रदेश बीजेपी ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पीएम की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की जनता की चिंता करते हुए सभी लोगों को निःशुल्क टीका की व्यवस्था करने का काम किया। साथ ही राज्य सरकार पर भी उन्होंने जमकर तंज कसा है। झारखंड की जनता का की ओर से अभिनंदन, आभार। उन्होंने पूरे देश की जनता का चिंता करते हुए सभी लोगों के लिए निःशुल्क टीका की व्यवस्था करने का काम किया और साथ ही साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को नवंबर तक, नितांत आवश्यक लोगों को नवंबर तक खाद्यान्न सामग्री देने का काम किया। इसके लिए 3.25 करोड़ जनता की ओर से मैं उनको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ साथ ही राज्य सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि इस टीके को आप बर्बाद मत कीजिए। इस टीके को मिसमैनेजमेंट के कारण बर्बाद करने का काम पिछली सरकार करती आई है। इस पर आप ठीक से विचार कीजिए। राज्य की सरकार और नितांत आवश्यक लोगों को टीका मिले, इसकी चिंता करनी चाहिए। और साथ ही साथ खाद्यान्न सामग्री मिली है गरीबों के लिए, नितांत आवश्यक लोगों के लिए, उसकी कालाबाजारी ना हो, इसका भी राज्य सरकार ख्याल रखे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने वैक्सीनेशन के मुद्दे पर अपनी तारीफ की। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के व्यापक दबाव, सोशल मीडिया पर कैंपेन और उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों के बाद केंद्र सरकार ने सभी देशवासियों को फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। फ्री वैक्सीनेशन का आज के प्रधानमंत्री जी का निर्णय कहीं न कहीं केंद्र सरकार का व्यापक दबाव था। स्पीक अप फॉर फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन के सोशल मीडिया पर कैंपेन, माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और देश की 130 करोड़ जनता के व्यापक दबाव के वजह से इन्होंने 18 से 44 वर्ष के युवाओं को फ्री वैक्सीनेशन देने की घोषणा की है, वह भी 2 सप्ताह के बाद। यह निर्णय बहुत पहले किया जाना चाहिए था। हालांकि निर्णय के साथ साथ उन्होंने कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के ऊपर ओछी टिप्पणियां भी अप्रत्यक्ष रूप से किया है, जो खुद में उनके हास्य विनोद को दर्शाता है। वैक्सीनेशन की नई नीति भी इस देश की मांग है, क्योंकि जो पिछले दिनों 50% वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों ने ज़्यादा संख्या में ले लिया, क्योंकि कोई भी विक्रेता उसी को वस्तु देता है जो उसकी ज़्यादा कीमत देती है। तीसरी बात, राज्य सरकारों के ऊपर जो वहन हुए हैं, झारखंड की सरकार ने 240 करोड़ रुपए अलॉट किए, 49 करोड़ रुपए दे दिए गए। 2 सप्ताह के बाद वैक्सीनेशन फ्री होंगे। इस दरमियान जो भी खर्च राज्य सरकारों की हुई है वो भरपाई भी केंद्र सरकार। बिहार में लगातार लॉकडाउन की धज्जियों उड़ाती हुई तस्वीरें सामने आती रहती है। पुलिस और प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही। ये ताज़ा मामला मुजफ्फरपुर का है, जहां मुसहरी प्रखंड के प्रहलादपुर गांव में लॉकडाउन के दौरान नाइट क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। बोझा विधायक मुसाफिर पासवान के पुत्र अमर पासवान पर लगा कार्यक्रम को संचालित करने का आरोप। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। ऐसे में प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। भैया जो बहुत ही फटका छोड़ने में माहिर है।
गतिविधियां कुछ ही क्षणों में शुरू होंगे। तो मैं सभी दर्शकों से फिर से अनुरोध करना चाहता हूं कि ग्राउंड से बाहर अपना स्थान। प्रखंड के प्रहलादपुर गांव में है। प्रहलादपुर एक पंचायत भी है, फिर सहसा उसको आप आकाशवाणी भी कह सकते हैं, क्योंकि माइक के माध्यम से मैंने सुना तो कहीं ये उद्घोष हो रहा था कि आज नाइट मैच का उद्घाटन होना है और ये सौजन्य है माननीय बोचहा विधायक श्रीमान मुसाफिर पासवान जी के सुपुत्र श्रीमान अमर पासवान जी के द्वारा। जाहिर तौर पे वो गांव है मेरा, तो बहुत सारे मेरे परिचित हैं, तो मैंने अपने एक साथी को फ़ोन मिलाया और उनसे मुझे इस बात की पुष्टि हो गई कि मेरे गांव में एक वन है। बज्जिका में हम लोग अंधेरा को अनहार कहते हैं, तो एक वन है जो कि बड़ा घना है, तो उसको वो पहले कभी घना हुआ करता था तो उसका नाम अनहारी वन है। वहाँ अच्छा मैदान है, तो उसी मैदान में इस खेल का आयोजन हो रहा था। मैंने आपको तस्वीरें भी उपलब्ध करवाई है, मैंने अपने साथियों से वहाँ से तस्वीर मंगवाया है। नहीं, जैसा कि लॉकडाउन के अंदर मुसहरी के प्रहलादपुर गांव में मैच का आयोजन किया गया, तो साहब ये लॉकडाउन सरकार के द्वारा जो लगाया गया है, ये तो स्पष्ट था कि महामारी पर हर हालत में नियंत्रण करना है। मोतिहारी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शहर के बलुआ चौक से 2 एटीएम फ्रॉड को देसी पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस और दर्जनों एटीएम कार्ड के साथ रंगे हाथों धर दबोचा है। दोनों से पूछताछ के क्रम में पुलिस के सामने खुलासा हुआ है कि शहर में उसके 1 दर्जन से अधिक साथी विभिन्न एटीएम के पास मंडराते रहते हैं और एटीएम झपटने का काम करते हैं। फिलहाल पकड़े गए दोनों एटीएम फ्रॉडों पर प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। चौसठवीं बीपीएससी की परीक्षा के परिणाम जारी कर दी गई है। उसमें कई लोगों ने सफलता हासिल की है। आपको बता दें, छपरा के मशरक के प्रवीण भास्कर और लोदीपुर चिरांद की रोहिणी आनंद ने उसमें सफलता प्राप्त की है। दोनों की सफलता से पूरे इलाके और घर परिवार में खुशी का माहौल है। हाई स्कूल मकसद से हुई है और उसके पश्चात उच्च शिक्षा के लिए पटना चला गया। फिर उसके बाद हम इंजीनियरिंग करने के लिए कलकत्ता चले गए। कलकत्ता में टेक्नो इंडिया कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी नामक कॉलेज से हम इंजीनियरिंग करने के बाद में तैयारी के लिए फिर हम आए। तैयारी करने में अलग अलग पड़ाव आए, अलग अलग नौकरी, अलग अलग फॉर्म के लिए चक्कर लगाने पड़े। इसी बीच में हम रेलवे का फॉर्म भरे, रेलवे से हम सहायक लोको पायलट बने। अभी हम सहायक लोको पायलट के रूप में कोडरमा में अभी हम कार्यरत हैं और अभी 64वीं बीपीएससी में मेरा रैंक आया 1403 और मैं ब्लॉक पंचायती राज अधिकारी पदाधिकारी के रूप में अभी मैं चयनित हुआ हूँ। खुशी मिली है हमको, तो बहुत खुशी मिल रही है कि हमारी बेटी बीपीएससी निकाल करके अपने परिवार का, अपने गांव का नाम रोशन की है। हम अपने 5 बच्चों में सबको समान दृष्टि से देखते हैं। इसमें हमारी ये बच्ची पढ़ने में शुरू से ही बहुत तेज़ थी, मेहनत करती थी। इसे तो कभी कभी रोकना पड़ता था, पढ़ाई बंद करो, सुबह पढ़ना, लेकिन ये बहुत मेहनत करती थी। उसका परिणाम मिला जो बहुत खुशी दे रहा है। टीपी बता दें, अगली खबर की रुख करते हैं। दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने कुमारखंड थाना के सिकरहटी वार्ड नंबर 8 में एक परिवार के साथ पहले मारपीट की,
फिर रात के 1:45 में घर में आग लगा दी। इतना ही नहीं, दबंगों ने स्थानीय चौकीदार संजीव कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ भी मारपीट की। साथ ही चौकीदार की मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे 91 को घंटों तक जाम कर दिया। तो दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। बदमाशों ने परिवार के साथ भी मारपीट की। इतना ही नहीं, बदमाशों ने घर को भी आग लगा दी। स्थानीय चौकीदार से भी बदमाशों ने मारपीट की और चौकीदार की बाइक को भी आग के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे 91 को जाम कर दिया। क्या घटना घटी थी जो आपको ड्यूटी पे यहाँ रखा गया था? कल दिन में गोली कांड हुआ था, इस कारण यहाँ ड्यूटी दिया गया था। अच्छा, मतलब गोली कांड के बाद सुरक्षा के लिए आपको यहाँ विधि व्यवस्था के लिए ड्यूटी दिया गया था। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? रात में क्या हुआ? रात में 1:45 बजे 100 से ज़्यादा आदमी आया। देखते तो हम लोग बोला कि तुम लोग भाग जाओ। एक गाड़ी जब तक निकाला हमारे साथी, दूसरा आदमी बोला कि गाड़ी छोड़ दो। गाड़ी छोड़ने लगा, लाने के लिए गए, काफी लगा। हम घर नहीं, और जब सब मारपीट हो गया तब हम यहाँ घर पर आ रहे हैं। तब देखें तब सबको जो है हॉस्पिटल ला गए। किस चीज़ को लेकर के मारपीट हुआ? किस भी बात को लेकर के? अरे कोई जमीन की विवाद नहीं। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ रौनक कुमार जुड़ चुके हैं। रौनक, आपसे समझना चाहेंगे ये पूरा मामला आखिरकार है क्या? दबंगों ने परिवार के साथ मारपीट की है, उनके घर में भी आग लगा दी है। रौनक, एक भयावह स्थिति इस जिले की हो चुकी है और मैंने इससे पहले भी एक खबर दिखाई थी। इस खबर में हमें प्रशासन की मार भी झेलनी पड़ी थी कि आखिरकार भीड़ तंत्र पर, भीड़ तंत्र जो है वो सुशासन पर क्यों हावी है, आखिर क्यों दबंग कानूनों को अपने हाथ में ले रहे हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, ये हम नहीं कह रहे थे, ये यहाँ के जो प्रशासनिक स्तर पर यहाँ ड्यूटी पर लगाए गए चौकीदार हैं उनके साथ मारपीट हुई है। हम तस्वीर पहले आपको दिखा देते हैं, क्या कुछ पूरा माजरा है उसे भी हम बताएंगे। सबसे पहले आप तस्वीर देखिए, ये पूरा तस्वीर है जो एक पीड़ित का घर है और इस पीड़ित के घर को जो है आग के हवाले किया गया है। आग अभी भी जल रहा है जो आपको शायद तस्वीरों में दिख रही होगी। और एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि यह पूरा माजरा जो है वो जमीन विवाद से चल रहा परिवार के द्वारा जो है वो न्याय के लिए कई बार गुहार लगाई गई। मार्च महीने से यह पूरा विवाद चल रहा था। मार्च में भी इस जमीन विवाद को लेकर इन लोगों के साथ दबंगों ने मारपीट की थी। ये जो तस्वीर, जो बाइक आपको दिख रही है, ये बाइक एक प्रशासनिक स्तर पर जो चौकीदार होते हैं क्षेत्रीय स्तर पर, उनकी बाइक है जिसे दबंगों ने आग के हवाले किया है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि इस पूरे जिले की व्यवस्था, कानून व्यवस्था जो है उसको किस तरह से यहाँ के जो दबंग है, जो लोग हैं, वो अपने हाथों में लेकर के कानून को चलाने की बात कर रहे हैं। हमने इससे पहले भी सवाल खड़ा किया था, आज भी फिर से हम सवाल खड़ा कर रहे हैं, आखिर जिले में चल क्या रहा है, क्यों आला अधिकारी इस तरह से सोए हुए हैं कि दबंग जो है इस तरह से जो लोग होते हैं उसके घरों में रात के 2 बजे आकर के पूरी घर को आग के हवाले कर देते हैं। इस घर में 4 बच्चे सोए हुए थे। आखिरकार उसकी जिंदगी को क्या होता अगर कुछ अनहोनी होती तो आज पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाता। मैं सीधे फिर अपने सहयोगी से चाहूंगा, इस पीड़ित परिवार, सबसे पहले मैं इस चौकीदार के पास पहुंच के आपको इस पूरी घटना की सुना देता हूँ। उसके बाद जो है पीड़ित भी हमारे साथ है जो आपको इस पूरी घटना की राज को बताएगा। सबसे पहले चौकीदार, क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र कुमार। जोर से बोलिए जरा। धर्मेंद्र कुमार। अच्छा, क्या हुआ है यहाँ? पूरा घटना क्या हुआ? यहाँ आए वो लोग 2 बजे और मारपीट करने लगे। इस घटना क्या हुआ? किस घटना पे आपको यहाँ रखा गया? गोली कांड हुई थी कल दिन में, उसी के तरह तो आप 2 लोग यहाँ ड्यूटी पर थे। 2 लोग ड्यूटी पर रहने के दौरान जो है रात में पहले आप लोगों को कहा कि यहाँ से चले जाइए। बताइए पूरी बात। पहले हम लोग को कहा गया यहाँ से चले जाइए। उसके बाद गाड़ी इसको निकाले, दूसरा निकालना चाहते थे, गाड़ी में आग लगा दी और उसके घर में भी सारा आग लगा दिया। हमला करते हुए हम दूर गए,
देखिए देखो, एक सबसे बड़ा सवाल है कि इस बेचारे को यहाँ ड्यूटी के लिए थाना से भेजा गया था, जब कल सुबह मतलब दोपहर में जमीन विवाद को लेकर के पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की गई थी। मारपीट की घटना ही नहीं हुई थी, बल्कि गोली भी चला था, जो पुष्टि थाना अध्यक्ष ने भी की है कि यहाँ गोली चली थी। उसके बाद 2 चौकीदार धर्मेंद्र कुमार और संजीव कुमार को स्थानीय थाना यानी कुमारखंड थाना के द्वारा यहाँ सुरक्षा व्यवस्था, विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए रात में रखा गया था। लेकिन रात में हुआ क्या कि 100 लोगों की भीड़ आती है, चौकीदार को यहाँ से जाने के लिए कहता है, और नहीं जाने पर मतलब जब तक वो अपनी बाइक निकालकर आगे बढ़ेगा कि हाँ भाई हम सुरक्षित हो जाते हैं, तब तक उसकी एक बाइक जो कि हम अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं, उनकी बाइक को आग के हवाले कर दिया जाता है। इतना से भी नहीं पड़ा, इस दबंगों के साथ भी मारपीट फिर से की गई, और मारपीट की घटना तब तक चली जब तक इन लोगों का एक चीज और बता देते हैं, पीड़ित भी हमारे साथ है। पीड़ित पक्ष जिसके साथ मारपीट हुई है, मारपीट की घटना में जो लोग घायल है उनमें से एक सास है, वो गंभीर रूप से घायल है। पहले इस पीड़ित, आपका क्या नाम है? जोर से बोलिए। क्या हुआ? एक दिन में हुआ मारपीट, बोला मारपीट होने के बाद हॉस्पिटल जाने के बाद हम लोग बोले कमिट हो गया। इन लोग फिर पूरी घटना जो रात में घटी है कि कितने दिन से चल रही है? महीना दिन से काफी चल रहा है, तो 6 साल से महीना दिन से काफी चल रहा है। हमको पता चला, आपने जो बताया मार्च महीने में भी इस तरह की बात, हाँ, ये अप्रैल महीने में भी इस तरह पंचायत करके सुलह होने की बात, हम लोग मई में भी इस तरह की बात हुई, फिर अभी हुई। मतलब आज जो घटना हुई है, इससे पहले 4 बार आपने थाने में आवेदन दिया? 4 बार हाँ दिए। उस आवेदन पे क्या कुछ कार्रवाई हुई? कार्रवाई क्या हुआ, सुन के छोड़ के आए, वो बोला प्रशासन से होगा कानून का। 4 बार आपने इस घटना से पहले थाने पर केस दर्ज करने के लिए आवेदन दिया? आवेदन दिए, गुंडा बारूद कर रहा है, गोली चला रहा है, उससे सुनवाई नहीं करा, करेंगे ऐसे। इस थाना के बाहर आप एसपी साहब या डीएसपी साहब को इस पूरे मामले की जानकारी दिए थे? हाँ दिए, उसका मोबाइल से व्हाट्सएप किए हैं, सब कुछ दिए हैं उसको। यहाँ भी आए इंक्वायरी में भी, तब जहाँ हम लोग का गुंडागर्दी गोली का मारने का धमकी दे। आज जो आप लोग जाम किए थे, जाम करने के बाद मधेपुरा से भी लोग सुनते हैं आपके पास पहुंचे? हाँ पहुंचे। क्या कुछ आश्वासन मिला? आखिर क्या हुआ कि बोला के हो गया, उसको गिरफ्तारी करेंगे, करने के बाद रोज हुआ है घटना हुआ। देखिए इससे और जानेंगे, ये पूरा घटना जो है वो इस जमीन जहीं पे हम अभी ऑन स्पॉट ग्राउंड जीरो पे जब हम खड़े हैं, तो ये जमीन को लेकर के विवाद है। ये इनका तस्वीर देख लीजिए, ये इनका निजी जमीन है, और इनके बगल में ये जमीन जो है ये विवादित, मतलब इन 2 भाइयों के बीच का जमीन है, जिसको लेकर के विवाद चल रहा है। और विवाद में का मूल कारण क्या है कि ये रास्ता का विवाद चल रहा है, जो अभी तक की जानकारी पीड़ित के द्वारा दी जा रही है। तस्वीर एक चीज गवाह कर रही है कि क्या दबंग इतने दबंगई पर आतुर। एक तस्वीर और आपको हम दिखा देते हैं, ये पूरी तस्वीर जो है, ये दूसरी बाइक है, आपको ये दूसरी बाइक है जिसको कि आग के हवाले दबंगों के द्वारा की गई है। पूरा घर है ये। और आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि वहाँ पर जो आग लगी हुई है, क्या उस पर अभी तक पूरी तरह से काबू पा लिया गया है? हम बताने के लिए यहाँ तक पहुंचे, ग्राउंड जीरो पर ही वीआईपी न्यूज अपनी पड़ताल करती है और ये बताती है कि आखिरकार इस पूरे मामले की हकीकत क्या है। थाना प्रभारी से हमने बात की, थाना प्रभारी ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर एक बार केस दर्ज कर ली गई है, और केस दर्ज करने की प्रक्रिया अब भी चल रही है, जब रात में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। सबसे खास बात देखिए कि दबंगों का मनोबल किस तरह 7वें आसमान पर है कि प्रशासनिक अधिकारी के लोग जो है वो पर भी लोग अपने हाथ उठाने से बाज नहीं आते। उनकी बाइक हमने दिखाई कि उनके बाइक को आग के हवाले कर दिया, भीड़ दिखा। अभी देखिए कि किस तरह का माहौल है, थाना पर केस दर्ज हुआ है और भीड़ देख लीजिए कि सैकड़ों लोगों की भीड़ अब भी है, और ये सभी लोग ये चाहते हैं कि यहाँ जो दबंगई हुई है उस दबंगई पर कहीं ना कहीं न्याय मिले, पीड़ित को न्याय मिले। के खिलाफ कुछ एक्शन लिया गया है, और जिनका जो घर बर्बाद हो गया है, अब ये परिवार रहेगा क्या? यही है नुपुर की, जब ये मार्च महीने से विवाद चल रहा था, और इस मार्च महीने से चल रहे विवाद पर कई बार मार्च में पंचायती हुई, अप्रैल में पंचायती होता है, मई में पंचायती होता है, आज इससे पहले कल जो गोलीबारी की घटना हुई है उसमें आवेदन, मतलब 4 बार थाने में आवेदन पड़ा है इस पूरी घटना को लेकर की
लेकिन उस 4 बार के आवेदन पे आज तक की कार्रवाई नहीं होने पर आज यह स्थिति है कि एक चौकीदार, 2 चौकीदार जो यहाँ ड्यूटी पर तैनात होते हैं उन्हें पिटाई लगती है, इस दबंगों के पूरे परिवार को पिटाई लगती है। तो सवाल बड़ा है और इस सवाल के तह तक फिर वीआईपी न्यूज जाएगी और पूरी तहकीकात के बाद उसकी सच्चाई आला अधिकारियों तक पहुंचाएगी। जी नुपुर। जी रौनक, शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।